हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो ट्रेंड एनालिसिस। आज हम बात करेंगे फेडरल रिजर्व के मिनट्स की, जापान और चाइना के बॉन्ड मार्केट की, जो जिसमें सडनली एक राइज देखने को मिला है और उनके ग्लोबल इफेक्ट्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। बट उससे पहले आज हम चलते हैं एक आज के मार्केट के क्विक स्नैपशॉट पर। जैसा कि हम देख रहे हैं 24 तारीख को अपना हाई बनाने के बाद मार्केट का इन्फ्लेशन डेटा की वजह से काफ़ी नीचे आ गया, और जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसकी वजह से मार्केट डाउन आ गया था। बट यहाँ से मार्केट अब कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है। कल मार्केट ने अपना सपोर्ट लेवल तोड़ने के बाद इसी रेंज में अप डाउन कर रहा है। मैं चारों बड़े क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पे ऐड कर लिया है मैंने अपने चार्ट पे, जिसमें बीटीसी, इथेरियम, सोलाना एंड बीएनबी। ठीक है, तो दोस्तों इन पे हम बात करेंगे। अभी फिलहाल मार्केट कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, और कल के पॉवल की स्पीच के बाद हो सकता है मार्केट में जैसा भी उनकी कमेंट्री या टोन रहती है हॉकिश या डॉविश, तो उसी के बेस पे मार्केट अब आगे रैली कर सकता है या यहाँ से कंसोलिडेशन रह सकता है। मेरा पर्सनली मानना है कि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन में रहेगा, क्योंकि पहले भी हमने देखा है जो जेरोम पॉवल ने यहाँ पे कमेंट्री की थी वो डेटा के बेसिस पे की थी, और इन्वेस्टर को यही इंडिकेशन दिया था कि जैसा जैसा आगे फर्दर डेटा आएगा उसी के बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे, और किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स उनके ऊपर हावी नहीं है फॉर रेट कट। और इसलिए हम यहाँ देख सकते हैं, हो सकता है ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन मेरे सपोर्ट लेवल 1 के आसपास, अगर थोड़ा सा भी हमें सिग्नल मिलता है कि रेट कट की एक्सपेक्टेशन है, तो शायद हमें यहाँ से एक छोटी सी हमें यहाँ से रैली करने को मिलेगी। हो सकता है 2-3 हज़ार पॉइंट्स की, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट से। और साथ ही हम इथेरियम की बात करें, इथेरियम से पहले बहुत आउट परफॉर्म किया है। इस मंथ अगस्त के सेकंड से लेकर अब तक बहुत 1500 पॉइंट्स की रैली दी थी, लेकिन अभी ये भी कंसोलिडेशन थोड़ा सा डाउन जाने के बाद इन्फ्लेशन डेटा की वजह से ये भी कंसोलिडेशन जोन में है, अभी चल रहा है। मैं समझता हूँ ये यहाँ से अगर कमेंट्री हमें सही मिलती है देखने के लिए, तो ये भी एक ऊपर की तरफ रैली करने के लिए तैयार है। बट मेरा ट्रस्ट सबसे ज्यादा भी सोलाना के ऊपर है, क्योंकि सोलाना को लेकर अभी तक काफी मार्केट में बहुत सारी अच्छी न्यूज आई है। जैसे कि सोलाना ने 1000 टीपीएस का भी रिकॉर्ड तोड़ा था, जो मैंने अपने कल की वीडियो में शेयर किया था। बड़ा अचीवमेंट था सोलाना के लिए, और हो सकता है आगे हमें अगर क्रिप्टो करेंसीज रेगुलर यूजेस में आती हैं तो हो सकता है सोलाना यहाँ पे आउट परफॉर्म करे, क्योंकि रेल नेटवर्क, टेलीफोन्स और बसेस, इलेक्ट्रिसिटी जो भी होता है उसके हमें ट्रांजेक्शन टीपीएस होता है, में हमें सोलाना का रोल सबसे ज्यादा देखने को मिला, इवन ईथ से भी ज्यादा। क्योंकि सोलाना ने जो अभी बेंचमार्क बनाया है वो 1 लाख से ज्यादा टीपीएस उसने हैंडल करा था अपने सर्वर पर, वो भी एक ब्लॉक ने, जो कि वीजा के 65,000 टीपीएस से बहुत ज्यादा था। साथ ही साथ बीएनबी की बात करेंगे। बीएनबी ने अभी तक अपने ऑल टाइम हाई के पास ही बना हुआ है, जहाँ पे सारे के सारे मेजर क्रिप्टो करेंसीज अभी डाउन चले गए हैं, लेकिन बीएनबी ने यहाँ पे आउट परफॉर्म किया है, और बीएनबी अपने ऑल टाइम हाई के पास है। आज सुबह रेजिस्टेंस पॉइंट को छूकर आया था बीएनबी, और मेरा मानना है इसमें आगे फर्दर अच्छी रैली देखने को मिल सकती है अगर हमें कल की कमेंट्री में कुछ पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। तो बात ही हम करें यहाँ पे हीट मैप की, तो हीट मैप अभी यहाँ मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है, तो यहाँ पे बायर सेलर में फाइट चल रही है। आज दो डेटा के ऊपर बहुत ज्यादा नजर थी। फर्स्ट हो गया है कि यहाँ पे इनिशियल जॉब किलिंग, जो कि शाम को 6 बजे आया था। मैं इस डेटा पे खास नजर बना के रखता हूँ। इस डेटा पॉइंट हमें बताता है कि कितने जॉबलेस क्लेम यहाँ पे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अभी सबमिट हुए हैं। तो लास्ट मंथ जो हुआ था वो 2,24,000 समथिंग था, और इस बार एक्सपेक्टेशन भी थी करीब 2,25,000 की, सिर्फ 1,000 की मामूली सी, लेकिन उससे डेटा बहुत खराब आया। 10,000 जॉब क्लेम्स ज्यादा आए हैं। ठीक है, ये डेटा थोड़ा खराब आया, पर इसका मार्केट पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। लोग कल का वेट करेंगे पॉवेल की स्पीच का। बाकी दूसरी तरफ हम चले जाते हैं तो एग्जिस्टिंग होम सेल्स का जुलाई का डेटा थोड़ा सा ठीक आया है। जो पहले यहाँ पे होम सेल्स हुए थे 1.93 मिलियन, अब यहाँ पे इसका नंबर थोड़ा सा बस स्लाइटली बढ़ा है, 10 थोड़ा सा बस सिर्फ 10 पॉइंट्स बढ़ा था। तो मेरा मानना है कि लोग भी अभी वेट कर रहे हैं फेड के रेट कट होने का, तभी शायद वो अपना घर खरीदना स्टार्ट करेंगे इसके बाद। अब हम सीधे मार्केट की न्यूज पर आते हैं कि आज के प्रॉपर हाईलाइट्स है, जिसकी वजह से जिसका मेन कारण था ये वीडियो बनाना। हाँ जी दोस्तों, तो पहली न्यूज हमारे पास आ रही है फेडरल रिजर्व की टॉप गवर्नर रिजर्व को पर अभी कुछ सीरियस मॉर्गेज फ्रॉड के एलिगेशंस लगे हैं। उन पे चार्जेस हैं कि उन्होंने कुछ लोन डॉक्यूमेंट्स गलत सबमिट किए थे, जिससे होम लोन्स मिल सके। पर कुक ने क्लियर बोला है ये सारा केस 4 साल पुराना है, जब फेड ज्वाइन नहीं किया था। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल अपने सोशल ट्रूथ से ट्वीट किया था कि कुक मस्ट रिजाइन नाउ। एंड सिर्फ कुक ही नहीं, ट्रंप टीम ने सेनेटर एडम स्किफ एंड न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स के अगेंस्ट भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन परस्यू कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्रेशर फेड पे बढ़ रहा है। कुक ने मीडिया को बताया, मैं बुली नहीं हो सकती और मैं रिजाइन नहीं करूंगी, पर जेन्युइन क्वेश्चन पे आंसर जरूर दूंगी।
अभी तक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन अनाउंस नहीं हुआ है, पर पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस पर आ रहा है। इन्वेस्टर को ये देखना है कि यह सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स नॉइज है या लॉन्ग टर्म में मार्केट स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन इसके ऊपर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी ऐसे एलिगेशंस जेरोम पॉवेल के ऊपर लगाए थे फॉर फेड के रिनोवेशन के लिए, बट अब शायद वो ये देखना चाहते हैं कि अगर फेड टॉप ऑफिशियल्स के ऊपर भी अगर ऐसे एलिगेशंस लगाए जाए, उनके अगेंस्ट एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बनाया जाए, तो माइट भी उन्हें किसी भी तरीके का माहौल ना बने। शायद वो एक ट्राई करना चाहते हैं लीजा कुक के थ्रू, जिससे कि आगे चल के अगर लीजा कुक कुछ नहीं बोलते, अगर पब्लिक सेंटीमेंट लीजा कुक के अगेंस्ट बनता है, तो डोनाल्ड ट्रंप जरूर ट्राई करेंगे फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के अगेंस्ट भी ऐसा करने का, अगर वो जल्दी से जल्दी रेट कट नहीं करते, क्योंकि माइट भी कि नेक्स्ट ईयर यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस हैं और उसका प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर साफ नजर आ रहा है। दूसरी भी खबर फेड की तरफ से ही है। यूएस फेड रिजर्व की जुलाई मीटिंग में एक मेजोरिटी ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन रिस्क अभी सबसे बिग इशू है, एम्प्लॉयमेंट का रिस्क अभी ज्यादा नहीं है, इंटरेस्ट रेट अभी भी 4.25 से 4.5 रेंज में है। डोनाल्ड ट्रंप रेट कट की डिमांड कर रहे हैं। सिर्फ दो गवर्नर हैं, क्रिस्टोफर वॉलर और मिशेल बोमैन, रेट कट ये दोनों रेट कट चाहते हैं। बाकी मेजोरिटी इन्फ्लेशन को टॉप कंसर्न मानती है। ट्रंप की टैरिफ का असर भी डेटा में दिख रहा है, गुड्स प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टर्न पॉइंट सितंबर एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है, अगर जॉब वीक आई तो शायद फेड रेट कट ना करे। बाकी देखते हैं दोस्तों, इस न्यूज पे खास नजर बना के रखेंगे। और तीसरी हमारे पास जो मेन खबर आ रही है वो जापान से आ रही है। जापान की 20 इयर्स बॉन्ड यील्ड अब 2.65 पर पहुंच चुकी है। 1999 के बाद ये सबसे हाई है। इसका मेन रीजन है जापान के फिजिकल डेफिसिट, सरकार की हैवी स्पेंडिंग और इन्वेस्टर को अब जितना डेट इशू हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी पे डाउट आ रहा है, क्योंकि रिसेंटली ऑक्शन में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट वीक रहा है। वहां पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, बैंक ऑफ जापान की अल्ट्रा लूज पॉलिसी का ग्रेजुअल अनवाइंड और लीडरशिप स्पेकुलेशन ने बॉन्ड मार्केट को नर्वस कर दिया है। इसका इफेक्ट एसेट प्राइस, करेंसी और ग्लोबल बॉन्ड मार्केट पे प्रेशर डाल सकता है। अगर जापान के इन्वेस्टर अपने कैपिटल वापस लेते हैं तो ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट हो सकती है और रिस्क एसेट्स पे सेल ऑफ भी हो सकता है। चौथी खबर हमारे पास आ रही है चाइना से। दोस्तों, चाइना की भी 30 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड अभी अगस्त में 2.2% पे आ गई है। ये ईयर का हाईएस्ट है। चाइना की गवर्नमेंट एक्स्ट्रा बॉन्ड इशू कर रही है। फिस्कल डेफिसिट 4% जीडीपी तक ले जाने का प्लान है उसका। इसी वजह से बोरिंग बढ़ रही है। इन्वेस्टर फिक्स इनकम से इक्विटीज, कमोडिटीज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इसका इफेक्ट चाइनीज स्टेट बैंक ने 47 बिलियन एसेट्स इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में शिफ्ट किया है। ग्लोबल पोर्टफोलियो फ्लोज, करेंसी मार्केट और एसेट एलोकेशन पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर और बैंक्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, चाइना की बॉन्ड को अवॉइड कर रहे हैं और ऑफशोर या ईएम बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। अगर चाइना की यील्ड ऐसे ही ऊपर रही तो वॉलेटिलिटी एशिया, यूरोप और एशिया ईएम एंड कमोडिटी मार्केट में और बढ़ सकती है। तो दोस्तों, यह था आज का ग्लोबल मैक्रो की समरी का पॉलिटिकल प्रेशर, जापान और चाइना के बॉन्ड मार्केट के लिए टेंशन और उनका ग्लोबल फाइनेंस पर इम्पैक्ट। समझो कि पूरी दुनिया एक फाइनेंशियल चेन है, कहीं पर इनस्टेबिलिटी होती है तो रिपल इफेक्ट सब जगह दिखाई देता है। इसलिए ऐसे इवेंट्स को क्लोजली ट्रैक करना जरूरी है ग्लोबल इकोनॉमिक्स को और मार्केट ट्रेंड को समझने के लिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को कंटिन्यूस देखें फॉर ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करने के लिए। थैंक यू।